हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉन मिल्टन के बारे में, जो अंग्रेजी के एक बहुत महान कवि थे। इनका जन्म 1608 में हुआ और इनकी मृत्यु 1674 में हुई। आपके सिलेबस में इनकी एक कविता है लिसिडस। तो लिसिडस के बारे में अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जॉन मिल्टन के बारे में। तो लेट मी स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जॉन मिल्टन का टाइम स्पेन था 1608 से 1674 तक, यानी ये जैकोबियन एज में पैदा हुए थे। इनके लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देखी, जैसे कि इंग्लैंड में सिविल वॉर, और ये एक प्यूरिटन पार्ट थे। बहुत सारी लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, सबकी नॉलेज थी इनमें। तो इन सारी लैंग्वेजेस में इन्होंने लिखा था, तो ये इंटरनेशनली भी फेमस हो गए। अब लैटिन लैंग्वेज से बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने कॉइन आउट किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। विलियम हैली, जो कि एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट ऑथर बोला है मिल्टन को। बाकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स इनको ग्रेट मानते थे, जैसे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस हार्डी, जॉर्ज एलियट। इनके टाइम पर इंग्लैंड में बहुत सारे हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। तो मिल्टन ने अपने करियर की शुरुआत की थी पैम्पलेट्स के साथ में। पैम्पलेट्स को पब्लिश करवाते थे ये। 1608 में ब्रैड स्ट्रीट नाम की जगह पर इनका जन्म हुआ। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे। उनसे इनको उनका नाम तो मिला ही, लेकिन ये टैलेंट भी मिल गया म्यूज़िक कंपोज करने का। तो हेनरी लाउस, जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र थे खुद भी, वो मिल्टन के इस टैलेंट की तारीफ़ करते थे। इनकी शुरुआती एजुकेशन प्राइवेटली हुई थी, फिर उसके बाद में इन्होंने सेंट पॉल्स स्कूल ज्वाइन कर लिया। वहाँ लैटिन और ग्रीक पढ़ना शुरू किया, और इन लैंग्वेजेस ने मिल्टन पर अपनी बहुत छाप छोड़ी। सिर्फ 15 साल की एज में 2 रिलीजियस सॉन्ग्स मिल्टन ने लिख डाले, 2 भजन लिख डाले। लेकिन इनके एक कंटेम्प्रेरी थे जॉन ऑब्री। उन्होंने अपने एक वर्क था उनका ब्रीफ लाइव्स। उन्होंने अपने इस वर्क के अंदर लिखा है कि मिल्टन को कॉलेज में एक निकनेम से बुलाया जाता था, जैसे लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ये निकनेम दिया था शायद मिल्टन के बालों को लेकर, क्योंकि मिल्टन बाल लंबे लंबे रखते थे अपने। तो 1629 में वहाँ से ग्रेजुएशन की, बीए की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। तो उस वक्त 24 ऑनरेबल स्टूडेंट्स में मिल्टन का चौथा नंबर था। उनके छोटे भाई भी बोलते थे ये एजुकेशन को लेकर बहुत सीरियस थे, अपनी पढ़ाई को लेकर के। मिल्टन को एंग्लिकन प्रीस्ट बनना था। तो उसके बाद में 1632 में उन्होंने एमए की डिग्री ऑब्टेन की, और कहा जाता है कि पहले ही साल अपने टीचर से झगड़ा होने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो उस वक्त ये घर में थे। उस वक्त इन्होंने अपनी फर्स्ट लैटिन एलिजी लिखी थी, जिसका नाम था एलिजिया प्रीमा, अपने किसी फ्रेंड चार्ल्स डिओडाटी के लिए। उस वक्त प्लेग भी फैला था, तो हो सकता है उस वजह से मिल्टन घर में रहे हों। कैम्ब्रिज में मिल्टन के अच्छे दोस्त थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पर मिल्टन ने लिसिडस लिखी थी, जो मैंने कुछ ही दिनों पहले कवर की है। और रॉजर विलियम्स से भी दोस्ती थी। मिल्टन अपनी पोएटिक स्किल्स को डेवलप कर रहे थे। उस वक्त ये कॉलेज में अकेले पढ़ जाते थे। एक बार ये अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ अपने फेलो स्टूडेंट्स की कॉमेडी को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं। उस वक्त जब उनके फेलो स्टूडेंट्स कॉमेडी को परफॉर्म कर रहे थे, तो मिल्टन ने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग जेंटलमैन लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये सारे के सारे फूल्स लग रहे हैं। तो कॉलेज का एनवायरनमेंट पसंद नहीं था मिल्टन को। 1632 में इन्होंने एमए की डिग्री लेने के बाद में हैमरस्मिथ गए अपने फादर के नए घर। तो वहाँ पर इन्होंने फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ा अपने पॉलिटिकल करियर को तैयार करने के लिए। इससे इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुई। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, स्टडीज़ बताती है कि मिल्टन को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंग्लिश पोएट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ सालों में खुद की प्राइवेट स्टडी के बाद लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इन सब लैंग्वेजेस पर अपनी कमांड पाली थी, और लिखना भी शुरू कर दिया था, जैसे आर्केड्स और कॉमर्स, और फिर लेसिडस, जो कि इन सब को इन्होंने अपनी पोएट्री की नोटबुक में रखा था। और इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि अभी ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रखी हुई है, तो इसको ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अब 1630 में मिल्टन गए फ्रांस और इटली टूर पर। इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया था, 1 साल के लिए गए थे। वहाँ इन्होंने रोमन कैथोलिसिज्म को, जो ट्रेडिशन था उसको देखा। फिर फ्रांस में बहुत सारे लोगों से मिलकर इटली जाकर ये एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो से मिले।
फिर फ्लोरेंस से ये गए रोम में, फिर वहाँ पर जियोवानी साल्ज़ेरी ने मिल्टन की तारीफ़ की। फिर ये नेपल्स गए, इसके बाद इनका सिसिली और ग्रीस जाने का भी प्लान था, लेकिन ये इंग्लैंड लौट कर आ गए। उस वक्त इन्होंने दोस्तों अपना एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल वर्क लिखा था जिसका नाम था डिफेंसियो सेकंडा। उस वक्त इनको अपने रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी थी। उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया। फिर 1639 में ये इंग्लैंड लौट कर आए। इनके वापस इंग्लैंड में आने पर यहाँ पर बिशप्स वॉर्स चल रही थी, तो मिल्टन ने अपने प्रोज लिखना शुरू कर दिए। प्योरिटन्स और पार्लियामेंट को सपोर्ट किया। ये हाई चर्च पार्टी चर्च ऑफ इंग्लैंड को अटैक करते रहते थे। इनके फादर ने इनके लिए ठीक ठाक छोड़ा था, लेकिन फिर भी ये एक प्राइवेट स्कूल मास्टर बन गए। तो इन्होंने उस वक्त ऑफ एजुकेशन नाम का वर्क लिखा था 1644 में, एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए। उस वक्त दोस्तों 1642 में मिल्टन की एज लगभग 35 रही होगी। तब ये फॉरेस्ट हिल ऑक्सफोर्डशायर नाम की जगह पर गए और एक 16 साल की लड़की मैरी पॉवेल से शादी कर ली इन्होंने। 16 या 17 साल की एज थी उनकी, लेकिन एज डिफरेंस वो 1 महीने बाद ही अपनी फैमिली के पास वापस चली गई और 3 साल तक लौट कर नहीं आए सिविल वॉर के चलते। उस वक्त मिल्टन ने अपने पैम्पलेट्स लिखे डिवोर्स को आर्ग्यू करने के लिए। अब क्या होता है, सिविल वॉर में पार्लियामेंट की जीत होती है, तो मिल्टन उस वक्त रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक वर्क लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स 1649 में इन्होंने। उस वक्त इनकी पॉलिटिकल रेपुटेशन भी बढ़ रही थी, तो बढ़ती हुई पॉलिटिकल रेपुटेशन के चलते इनको सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स बना दिया गया। सिविल जॉब्स में भी आ गए थे मिल्टन, तो मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट की पावरफुल इमेज को तोड़ने की कोशिशें की इकोनिक्लेट्स में। तो मिल्टन को ऑर्डर मिलते रहते थे कि वो लिखते जाएं डिफेंस में, तो बहुत सारे डिफेंस उन्होंने लिखे। 1652 में फर्स्ट डिफेंस इन्होंने लिखा था, 1654 में सेकंड डिफेंस, और सेकंड डिफेंस में इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल की बहुत तारीफ की। लेकिन उस वक्त मिल्टन पर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स हुए। अब इस वक्त तक इनकी आंखों की रोशनी जा रही थी, तो इनके ज़्यादातर वर्क्स इनके डिप्यूटीज़ वगैरह जैसे पार्ट एंड्रयू मार्वेल इन्होंने लिखे। 1652 तक ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे। तो उस वक्त दोस्तों इन्होंने अपनी पोएम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट को लिखा था। तो इसके बाद में एक एडिटर और बिशप थे, इसकी फर्स्ट लाइन को पहले माना जाता था। तो एक एडिटर थे जॉन न्यूटन नाम से, उन्होंने इस पोएम का टाइटल दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन न्यूटन, नोट कर लो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अब इसके बाद में कुछ सालों बाद 1658 में ओलिवर क्रॉमवेल की हो जाती है डेथ। पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में लड़ाइयाँ होने लगी। फिर इसके बाद होता है रेस्टोरेशन, लेकिन मिल्टन अभी भी कॉमनवेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे। 1659 में अ ट्रीटिस ऑफ सिविल पावर को उन्होंने पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने स्टेट डोमिनेटेड चर्च पर अटैक किया। अब 1660 में रेस्टोरेशन हुआ, तो मिल्टन को अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ा। एक वारंट इशू हुआ था कि मिल्टन को अरेस्ट किया जाए और पहले उसकी राइटिंग्स को जलाया जाए, लेकिन फिर जनरल पार्डन इशू हुआ और उसके बाद मिल्टन निकलकर सामने आए। उस वक्त मिल्टन को जेल भी हुई थी, लेकिन उसके बाद में मिल्टन जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंपोज किया। अब दोस्तों अपने लाइफ टाइम में मिल्टन ने 3 शादियां की थी। तीसरी शादी की थी 1663 में, और बाकी के साल ये चुपचाप लंदन में रहे। फिर नवंबर 1674 में किडनी फेलियर से इनकी डेथ हो गई। एक बायोग्राफर के हिसाब से इनके फ्यूनरल को अटेंड करने सिर्फ इनके पढ़े लिखे ग्रेट फ्रेंड्स आए थे लंदन वाले, क्योंकि मिल्टन ने अपनी लाइफ में वल्गर लोगों से यारी बनाई नहीं थी। इनकी तीनों वाइफ की बात की जाए, इनकी फैमिली की बात की जाए, तो इनकी फैमिली में इनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिनसे इनको 4 बच्चे थे। दूसरी वाइफ थी कैथरीन, जिससे इनकी शादी हुई थी 1656 में। 2 साल बाद एक बेटी को जन्म देते हुए वो गुजर गई, दूसरी वाइफ भी गुजर गई। फिर थर्ड वाइफ से 1663 में इनकी शादी हुई, एलिजाबेथ नाम था उसका। अब तीसरी शादी के बाद में मिल्टन और उनकी वाइफ के बीच में 31 साल का एज गैप होने के बावजूद ये मैरिज सक्सेसफुल थी। अब मिल्टन की पोएट्री की बात करें तो सबसे अर्लीस्ट वर्क इनका था ऑन शेक्सपियर 1630 में, फिर कॉमर्स 1637, लेसिडस 1638, पैराडाइज लॉस्ट तो इन्होंने 1667 में पब्लिश करवाई थी, बहुत बाद में। इस पोएम को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था मिल्टन ने, और ये एक एपिक पोएम मानी जाती है।
जब इसको मिल्टन ने लिखा था तब वो ब्लाइंड हो गए थे, तो 1667 में मिल्टन ने इस पोएम की पब्लिकेशन राइट्स को एक पब्लिशर को भेज दिया। उस पब्लिशर का नाम था सैमुअल सिमंस। पैराडाइज लॉस्ट जैसे ही पब्लिश हुई तो ये बड़े फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने एक एपिक पोएम लिख डाली थी। तो इनको इस वर्क के साथ में इंग्लिश के बड़े पार्ट्स के साथ गिना जाने लगा, जैसे शेक्सपियर। पैराडाइज लॉस्ट की सक्सेस के बाद में इन्होंने इसका एक सीक्वल भी लिखा था, पैराडाइज रीगेन नाम का। वो सीक्वल पब्लिश हुआ था 1671 में एक ट्रेजेडी सैमसन एग्नेस्ट के साथ में। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को एज अ पार्ट ऑफ द सबलाइम डिस्क्राइब किया। विलियम ब्लेक भी मिल्टन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने मिल्टन पर एक वर्क लिखा है, मिल्टन अ पोएम इन 2 बुक्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक सोनेट लिखी है मिल्टन को एड्रेस करते हुए, लंदन 1802, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। कीट्स ने भी लिखा है, मिल्टोनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रैदर आर्टिस्ट ह्यूमर। तो पैराडाइज लॉस्ट को वो एक ब्यूटीफुल वर्क मानते थे। विक्टोरियन एज में भी जॉर्ज इलियट पर आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हैं।